अब चलिए कोका कोला की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। हम इसके स्वास्थ्य प्रभाव और इस प्रतिष्ठित ब्रांड के चारों ओर के कुछ विपणन विवादों का अन्वेषण करेंगे। कोका कोला हमारे जीवन का हिस्सा एक सदी से अधिक समय से है, लेकिन हम वास्तव में इसके हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में क्या जानते हैं? बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। वास्तव में कोका कोला की एक कैन में क्या होता है? मुख्य सामग्री: कार्बोनेटेड पानी, उच्च फ्रुक्टोज कारमेल रंग, फॉस्फोरिक एसिड और निश्चित रूप से कैफीन है। यह सुनने में इतना बुरा नहीं लग सकता, लेकिन चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले शर्करा की मात्रा। एक कैन कोका कोला में लगभग 29 ग्राम शर्करा होती है। यह लगभग 10 चम्मच के बराबर है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन महिलाओं के लिए प्रतिदिन 6 चम्मच से अधिक जोड़ी गई शर्करा और पुरुषों के लिए 9 चम्मच से अधिक की सिफारिश नहीं करता है। एक कैन कोका कोला आपको पहले ही उन सीमाओं से ऊपर ले जाता है। अब यह सारी शर्करा हमारे शरीरों के साथ क्या करती है? जब हम कोका कोला पीते हैं तो हमारे शर्करा स्तर तेजी से बढ़ जाते हैं। यह हमारे अग्न्याशय को इंसुलिन रिलीज करने का कारण बनता है ताकि उन शर्करा के स्तर को वापस नीचे लाया जा सके। समय के साथ बार बार शर्करा के बढ़ने से इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह का पूर्ववर्ती है, लेकिन कोका कोला और स्वास्थ्य के मामले में शर्करा ही एकमात्र चिंता नहीं है। चलिए दांतों के क्षय के बारे में बात करते हैं। कोका कोला में शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड का संयोजन आपकी सेहत के लिए एक बुरा सपना है। यह फॉस्फोरिक एसिड दांतों की इनेमल को नष्ट करता है, जबकि शर्करा आपके मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया को पोषण देती है। यह डबल झटका, कैविटी और अन्य दंत समस्याओं का कारण बन सकता है। तो कोका कोला में कैफीन के बारे में क्या? एक कैन में लगभग 34 मिलीग्राम कैफीन होता है। यह एक कप कॉफ़ी के मुकाबले उतना नहीं है, लेकिन यह प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त है। कैफीन सतर्कता बढ़ा सकता है और अस्थायी ऊर्जा में वृद्धि प्रदान कर सकता है। हालांकि यदि इसे दिन के अंत में सेवन किया जाए तो यह नींद की समस्याओं का कारण भी बन सकता है। कुछ अध्ययनों ने नियमित सोडा सेवन को मोटापे के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है। यह आंशिक रूप से उच्च शर्करा सामग्री के कारण है, लेकिन यह भी इसलिए कि तरल कैलोरी हमें ठोस भोजन की तरह भरा हुआ महसूस नहीं कराती। हम एक कैन कोका कोला पी सकते हैं और फिर भी उतनी ही मात्रा में खाना खा सकते हैं जितना हम सामान्यतः खाते हैं। अब चलिए विषय बदलते हैं और कोका कोला के कुछ विपणन विवादों के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने अपने विज्ञापन प्रथाओं के लिए आलोचना का सामना किया है, विशेष रूप से उन विज्ञापनों के लिए जो बच्चों को लक्षित करते हैं। अतीत में कोका कोला के कई स्कूलों में वेंडिंग मशीनें थीं। इससे युवा लोगों को अस्वास्थ्यकर पेय पदार्थों को बढ़ावा देने के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुईं। एक और विवाद कोका कोला के अपने उत्पाद के स्वास्थ्य लाभ के बारे में पूर्व विपणन दावों से संबंधित है। 90 के दशक की शुरुआत में कोका कोला को एक स्वास्थ्य टॉनिक के रूप में चिह्नित किया गया था। वे दावा करते हैं कि यह सिरदर्द, नपुंसकता और यहाँ तक कि मॉर्फिन की लत को ठीक कर सकता है। बिल्कुल, ये दावे निराधार थे और अंततः बंद हो गए।
हाल ही में कोका कोला ने ऐसे शोध को वित्त पोषित करने के लिए आलोचना का सामना किया है जो शर्करा पेय और मोटापे के बीच के संबंध को कम करके आंकता है। साल 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि कोका कोला एक वैज्ञानिक को वित्त पोषण कर रहा था जिसने तर्क किया कि मोटापे की महामारी का मुख्य कारण आहार नहीं बल्कि व्यायाम की कमी है। इससे आरोप लगे कि उसकी कंपनी अपने उत्पादों से दोष को हटाने की कोशिश कर रही थी। कोका कोला को इसके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अरबों प्लास्टिक की बोतलों का उत्पादन और वितरण वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में योगदान कर रहा है। कंपनी ने पुनर्चक्रण बढ़ाने और अधिक पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्धताएं की हैं, लेकिन कुछ का तर्क है कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं